डिड यू नो कि 1955 से लेकर अब तक कुल 9 रिसेशंस आ चुके हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन 9 में से 8 बार जब भी रिसेशन आया है उससे पहले बॉन्ड मार्केट ने साइंस जरूर दी है और बॉन्ड मार्केट में एक स्पेसिफिक सिनेरियो देखा गया है। या फिर यूं कहें कि जब भी बॉन्ड मार्केट में वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन बनती है उसके 6 से लेके 24 महीनों के अंदर अंदर रिसेशन जरूर देखने मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इन्वर्टेड यील्ड कर्व की। तो आज की इस वीडियो में बॉन्ड मार्केट के इस कंसेप्ट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये आपको रिसेशन को प्रेडिक्ट करने में कैसे हेल्प करता है। चलिए सबसे पहले क्विकली ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड मार्केट बेसिकली वर्क कैसे करता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉन्ड मार्केट में आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही ड्यूरेशंस के लिए अवेलेबल होते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू द बैंक एफडीज। बॉन्ड्स में भी शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड्स यानी उसके इंटरेस्ट रेट्स हमेशा ज्यादा होते हैं। और जब आप बॉन्ड्स के इस यील्ड वर्सेस मेच्योरिटी पीरियड का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसे यील्ड कर्व कहा जाता है। अब एक नॉर्मल यील्ड कर्व कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें एक अपवर्ड स्लोप होती है जो कि ये इंडिकेट करती है कि जैसे जैसे बॉन्ड्स की मेच्योरिटी बढ़ती है उनके साथ एसोसिएटेड रिस्क भी बढ़ता है और साइमल्टेनियसली बॉन्ड्स की यील्ड्स भी इंक्रीज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 ईयर मेच्योरिटी वाले बॉन्ड की यील्ड्स 5 इयर्स के मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स की यील्ड से हमेशा ज्यादा रहेगी। नॉर्मल यील्ड कर्व आपको ये बताता है कि इकोनॉमी फिलहाल स्टेबल है एंड नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, लेकिन हमेशा आपको ये देखने नहीं मिलता है। जरा आप इस ग्राफ पर नजर डालिए, ये पहले वाले ग्राफ से कंप्लीटली ऑपोजिट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी होने के बावजूद भी बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं वो डिक्रीज हो रही है जो कि काफी अनयूजुअल है। और दोस्तों इसी को इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहा जाता है। पर एक नॉर्मल यील्ड कर्व में आखिर इन्वर्जन आता कैसे है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, सप्लाई एंड डिमांड। वो ऐसे कि कई बार बॉन्ड इन्वेस्टर्स हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और दूसरे कई सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पर कंट्री की इकोनॉमी को लेके अनसर्टेन हो जाते हैं, यानी उन्हें लगता है कि इकोनॉमी सही से ग्रो नहीं कर पा रही है और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना उनके लिए रिस्की बेट साबित हो सकती है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म बॉन्ड से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं एंड इसी वजह से पहले तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद उनकी प्राइसेस में उछाल आता है और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की जो यील्ड्स है वो घटने लग जाती हैं। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में सिचुएशन एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है, यानी जैसे जैसे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को बेचना शुरू करते हैं वैसे वैसे उनकी डिमांड के साथ साथ उनकी प्राइसेस भी डिक्रीज होने लगती है, जिसके चलते उनकी यील्ड्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि एक टाइम पर जो नॉर्मल यील्ड कर्व था वो अब देखते देखते इन्वर्टेड यील्ड कर्व में कन्वर्ट हो चुका होता है, जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स अब रिस्क लेने से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी को लेके कंसर्न्ड हैं एंड दिस सिचुएशन इज थॉट टू बी अ साइन ऑफ एन इम्पेंडिंग रिसेशन। And now, how does this impact the equity market? Well, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रखने के लिए इक्विटी इन्वेस्टर्स भी डेट एंड बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, जिससे कि वो जल्द से जल्द अपने पोर्टफोलियो में से स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं एंड डेट मार्केट में शिफ्ट दिखता है एंड इसी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में मास सेल ऑफ भी देखने मिल सकता है। पास्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आने से पहले यील्ड कर्व में इन्वर्जन देखने मिला है। इनफैक्ट पिछले 40 सालों में यूएस में आए हर रिसेशन से पहले इन्वर्टेड यील्ड कर्व की सिचुएशन को ऑब्जर्व किया गया है और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जब भी यील्ड कर्व इन्वर्ट होता है इन्वेस्टर्स में डर का माहौल बनना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते स्टॉक मार्केट्स में डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं।
अभी कुछ हफ्तों पहले की ही बात है जब यूएस यील्ड कर्व में इन्वर्जन देखने मिला था एंड एज एक्सपेक्टेड यूएस स्टॉक मार्केट में एक सिग्निफिकेंट सेल ऑफ एक्सपीरियंस हुआ था और इसका असर दुनिया के दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी देखा गया था। इन्वर्टेड यील्ड कर्व के दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें तो 1998 में जब रशिया ने अपने डेट पर डिफॉल्ट किया था, तब कुछ टाइम के लिए 10 ईयर और 2 ईयर मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स का यील्ड स्प्रेड इन्वर्ट हो गया था। लेकिन उस टाइम फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करके आने वाले रिसेशन को रोक दिया था। उसके अलावा 2006 में भी इन्वर्टेड यील्ड कर्व की सिचुएशन बनी थी और एक साल के बाद ही 2007 में लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स ने स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर दिया था और जल्द ही दिसंबर 2007 में ग्रेट रिसेशन जैसी भयानक फाइनेंशियल ट्रेजेडी देखने मिली थी। कट टू अगस्त 2019, जब पिछले कुछ टाइम से ऑलरेडी यूएस यील्ड कर्व में इन्वर्जन दिख रहा था, लेकिन जब एक बार 10 ईयर और 2 ईयर मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स का यील्ड स्प्रेड नेगेटिव होना शुरू हुआ, तब इन्वेस्टर्स के बीच एक सेंस ऑफ अर्जेंसी की सिचुएशन देखने लगी और ऐसा होने से जल्द ही वर्ल्ड के और भी मार्केट्स में हलचल बढ़ने लगी एंड द नेक्स्ट थिंग वी सॉ वाज रिसेशन इन फरवरी। तो पास्ट के इन सारे एग्जाम्पल से इन्वेस्टर्स ये सीख जरूर ले सकते हैं कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व ये इंडिकेट करता है कि करंटली इकोनॉमी बैड शेप में है और उसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसके चलते इंटरेस्ट रेट्स का गिरना और रिसेशन जैसे सिचुएशंस बनने का खतरा बना रहता है। लेकिन नेगेटिव नज़रिए से देखने के बजाय इन्वेस्टर्स इन्वर्टेड यील्ड कर्व को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलरली डेट सिक्योरिटीज को एनालाइज करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही जब इन्वेस्टर्स इन्वर्टेड यील्ड कर्व के इम्प्लीकेशंस को एक बार प्रॉपर्ली समझ जाते हैं, उसके बाद वो अपने असेट क्लासेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके पोटेंशियल इकोनॉमिक डाउनटर्न से अपने पोर्टफोलियो पर होने वाले इफेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के मन में बार बार ये सवाल जरूर उठता है कि क्या उन्हें इन्वर्टेड यील्ड कर्व की सिचुएशन से घबराने की जरूरत है। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टर्स को ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री में पोटेंशियल रिसेशन के कंसर्न्स होने के बावजूद भी फिलहाल यूएस इकोनॉमी लो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे स्ट्रॉन्ग साइंस के साथ कंटिन्यूसली ग्रो भी करती जा रही है। उसके अलावा हिस्टोरिकल एविडेंसेस ये भी शो करती हैं कि एक यील्ड कर्व इन्वर्जन और रिसेशन के बीच टाइम लैग होता है, जो कि कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक भी हो सकता है। एंड वैसे भी सारे ही इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स हर बार फुल फ्लेज रिसेशन में नहीं कन्वर्ट होते। हाँ, यील्ड कर्व इन्वर्जन के बाद इकोनॉमी में स्लो डाउन जरूर देखने मिलता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो के एसेट क्लासेस स्पेशली इक्विटीज के कंपोजिशन को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व कंज्यूमर्स, इक्विटी इन्वेस्टर्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को कैसे इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट, होम बायर्स या रियल एस्टेट कंज्यूमर्स की बात की जाए तो वो जनरली एडजस्टेबल रेट मॉर्गेजेस यानी ARMs को ही यूज करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड होते हैं। और जब भी यील्ड कर्व इन्वर्ट होता है तब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ ARMs की पेमेंट भी बढ़ने लगती है और इसी वजह से होम बायर्स एडजस्टेबल रेट मॉर्गेजेस से फिक्स रेट लोन्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो कंज्यूमर्स जो लाइन ऑफ क्रेडिट पर चल रहे होते हैं, वो भी यील्ड कर्व इन्वर्जन से बहुत ही अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि इन्वर्जन के सिचुएशन के दौरान कंज्यूमर्स को उनकी इनकम का एक लार्जर पोर्शन अपने एग्जिस्टिंग डेट यानी EMIs को रीपे करने में अलॉट करना पड़ता है, जिससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कम्युनिटी बैंक्स जो कि शॉर्ट टर्म रेट्स पर पैसा बोरो करती हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करती हैं, इन्वर्टेड यील्ड कर्व की वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो बैंक्स एक तो लॉन्ग टर्म लोन से कम इंटरेस्ट कमा पाती हैं और साथ ही साथ उन्हें अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सिमिलरली
हेज फंड्स जैसे इक्विटी इन्वेस्टर्स को भी यील्ड कर्व इन्वर्जन के दौरान अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए अपने रिस्क लेवल्स को इंक्रीज करना पड़ता है। अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की, जिन पर इन्वर्टेड यील्ड कर्व का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हायर यील्ड ऑफर किए जाते हैं क्योंकि वहां इन्वेस्टर्स एक लंबे टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन्वर्टेड यील्ड कर्व के केस में रिस्क प्रीमियम्स की ये सिचुएशन पूरी तरह पलट जाती है, क्योंकि उस दौरान लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के बजाय शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न्स ऑफर कर रहे होते हैं। और इसलिए इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट इन्वर्टेड यील्ड कर्व को एक की इंडिकेटर के तौर पर देखते हैं और कंटिन्यूसली उस पर नज़र बनाए रखते हैं। अगर यील्ड कर्व और रिसेशन के बीच रिलेशन की बात की जाए तो हिस्टोरिकल डेटा ये शो करता है कि डेफिनेटली यील्ड कर्व इन्वर्जन होने के बाद इकोनॉमी में कुछ टाइम के लिए ही सही स्लो डाउन ज़रूर आता है, और इन्वेस्टर्स को भी इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। इन्वेस्टर्स बॉन्ड मार्केट्स एंड यील्ड्स 5paisa जैसे ऐप्स पर रेगुलरली एनालाइज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्वर्टेड यील्ड कर्व से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।